नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप सभी सुनना भी चाहते हैं और प्रदेश की एक तरीके से बागडोर उनके हाथ में है। आज मेरे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में आपका। धन्यवाद। सर, अब 2027 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब प्रदेश की कमान आपने संभाली। वहाँ से अब यहाँ तक का जो सफ़र है उसको आप कैसे देखते हैं? और 27 आ रहा है अब चूंकि, तो उसकी क्या तैयारी? सबसे पहले तो अभी वर्तमान की बात करें। वर्तमान में जो मुझे कमान मिली थी 3.5 साल पहले, उसमें हमने सिस्टम चेंज, व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था। क्योंकि जो सिस्टम इतने सालों से चला है उसको हम बदलना चाहते थे, हम उसमें बदलने में सफल हुए। ये मुझे बड़ी खुशी है। और जो 2027 है वो तो जनता तय करेगी कि कौन किसको लाता और किसकी सरकार बनती है। लेकिन ये तय है कि हमारी सरकार ने आम जनता से जुड़े लोगों के लिए कार्य किया है। व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हमने अपनी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया है। जो जनता का दर्द होता है, जो जनता की पीड़ा होती है और किस प्रकार उसको दूर किया जाए, उस आधार पर, उनकी सोच के आधार से हमने योजनाएं बनाई और योजनाएं बनाकर उसको धरातल पर उतार कर जब हम आगे बढ़े, उसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। तो सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या लगती है? क्योंकि जिस विजन के साथ आप चले थे, उस विजन में यहाँ तक आते आते सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर आप क्या देखते हैं? सरकार की सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा हमारी प्राथमिकता के प्रथम स्थान पर था, हेल्थ सेक्टर दूसरे स्थान पर था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर थी, पर्यटन चौथे स्थान पर था, सामाजिक सुरक्षा हमारा 5वें स्थान पर था। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा 5वें स्थान से शुरू करते हैं। 59 के ऊपर सबको पेंशन मिलती है। किसके ऊपर? 59 के ऊपर सबको पेंशन मिलती है। जो अनाथ बच्चा है उसको 4,000 रुपया पर मंथ 18 साल के ऊपर मिलता है। शादी करने के लिए 2 लाख रुपया मिलता है, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपया मिलता है। बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार बना देती है। हिंदुस्तान की हिमाचल प्रदेश पहला ऐसी सरकार है जिसने सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, उन अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया हुआ है। विधवाओं के बच्चों की पढ़ाई के लिए हम पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाती है। वेलफेयर में जाकर लोग अपना फॉर्म भरते हैं, उनकी पढ़ाई के जो फीस होती है उसको सरकार देती है। आम लोगों की जिनकी आय 12 लाख रुपए से कम है, 1% ब्याज पर 20 लाख का लोन, उसके अगर बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, हिमाचल प्रदेश की सरकार देती है। सामाजिक सुरक्षा में 70 साल से ऊपर के लोगों को हम ज़्यादा पेंशन देते हैं। उसी तरह हम शिक्षा क्षेत्र में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय शिक्षा के क्षेत्र में हम 21वें स्थान पर थे, क्वालिटी एजुकेशन में। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार थी। हमने शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन किया। आज उसी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों का आकलन किया, हम 6ठे स्थान पर पहुंच गए। हमने पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया। हमने 150 CBSE स्कूल स्टार्ट किया और उसमें हमने टीचरों की नियुक्ति की। तो एजुकेशन में आज पूरे हिंदुस्तान में 99.30 हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने मूलभूत परिवर्तन किया। हेल्थ सेक्टर में जब हमारी सरकार थी तो 35% पर हमारे हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज चल रहे थे, 35%। आज हम बढ़कर 65% हो गए। कभी किसी ने नहीं सोचा कि पैरामेडिकल स्टाफ में स्टाफ नर्सिस की कमी, इसको भरो, डॉक्टरों की कमी है। 15-15 साल पुरानी एक्सरे है। आज सरकारी हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी हो रही है। जो MRI 3 टेस्ला इलाज आपको PGI चंडीगढ़ में मिल रहा है या दिल्ली एम्स में मिल रहा है, वो MRI टेस्ला की मशीनें हमने लगा दी है सभी मेडिकल कॉलेज। हाई एंड डायग्नोस्टिक सिस्टम हमने लगा दिया है।
अब हम लैब का जो ब्लड टेस्टिंग जो हमारे टेस्टिंग है जो कृष्णा लैब और ये कर रहे हैं, हम एक ऑटोमेशन लैब ला रहे हैं जिससे आपके सभी प्रकार के टेस्ट एक समय में 32 लोगों के होंगे। तो टेक्नोलॉजी से हम सुधार कर रहे हैं, पैरामेडिकल का स्टाफ को भर रहे हैं, सीट्स इंक्रीज कर रहे हैं ताकि हेल्थ सेक्टर में हिमाचल प्रदेश आगे आ सके। रूरल इकॉनमी में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जो दूध का समर्थन मूल्य देता है। कोई देता है पेरिशेबल आइटम्स का? हम 61 रुपये किलो गाय का दूध खरीद रहे हैं, सरकार खरीद रही है। 71 रुपये खरीद भैंस का दूध खरीद रहे हैं। फिर हम ऑर्गेनिक की जगह प्राकृतिक खेती की तरफ गए। आज हम 80 रुपये किलो गेहूँ खरीद रहे हैं, 50 रुपये किलो मक्की खरीद रहे हैं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और 150 रुपये किलो हल्दी खरीद रहे हैं, 30 रुपये किलो सरकार अदरक खरीद रही है ताकि किसान के हाथ में सीधा पैसा जाए। जी। तो सरकार खरीद रही है, किसान को उचित मूल्य मिल रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। ग्रामीणों को सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना है, 2 मेगावाट का 4% ब्याज पर पैसे हम दे रहे हैं। तो पर्यावरण की दृष्टि से अपनी सरकार को भी मजबूत कर रहे हैं। ई व्हीकल्स हम चला रहे हैं, हम ई बसें चला रहे हैं। तो सब जगह व्यवस्था परिवर्तन करके हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सर एक सवाल और है, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ इसी पॉडकास्ट में नेता प्रतिपक्ष भी थे और उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर के बहुत प्रश्न उठाए। आप कैसे देखते हैं, चूंकि पूरा प्रदेश आप चला रहे हैं और सारी चीज़ें आप बड़े नज़दीक से देख रहे हैं, तो वित्तीय कहना स्थिति प्रदेश की सही ये बात उनकी ठीक है कि वित्तीय स्थिति जिस प्रकार उन्होंने हमारे पास छोड़कर चले गए थे, जिस आर्थिक संकट में 11,000 करोड़ रुपए सरकार श्री कर्मचारी और अधिकारियों की लायबिलिटी छोड़कर चले गए थे, प्रदेश पर 77,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के चले गए थे, और उनके समय 60,000 करोड़ रुपया आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन सेस का मिला। उन परिस्थितियों में हमारे पास सरकार आई है। हमारी आरडीजी बंद होगी, हमें जीएसटी कंपनसेशन बंद हो गया, लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि हमारे नीतिगत बदलाव से हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन से हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम नीतिगत बदलाव ला रहे हैं, नियम बदल रहे, कानून बन रहे हैं, 2027 में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। अगर हमारा आरडीजी ये 1952 से जो हमें आरडीजी हर साल 8 से 10,000 करोड़ रुपया मिल गई होती, तो हम इसी साल से आत्मनिर्भर हो जाते। किसी की जेब से 8-10 हज़ार करोड़ रुपया काटना बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश को होता है, जबकि संविधान के आर्टिकल 275/1 के द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि पहाड़ी राज्य कभी भी रेवेन्यू सरप्लस नहीं होंगे। उनकी आय के पर मैं कहता हूँ कि रेवेन्यू सरप्लस हो सकते हैं अगर पानी पर हमारा अधिकार वो हमें दे दे। हमारा जो बीबीएमबी ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, हमारे जो एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेएनएल ने, बीएनएल ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, उस पानी का तो धोन करके हमें सिर्फ 12% फ्री रॉयल्टी दे रही है। अगर इसी के संपर्क में एनटीपीसी ने अगर कोई थर्मल का पावर प्रोजेक्ट लगाया है, उसकी माइनिंग की रॉयल्टी मिलेगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। पर यहाँ हिमाचल प्रदेश में पानी एक रॉ मटेरियल है, बरसात होगी पावर पैदा होगी, पावर से पैसा मिलेगा। ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हिमाचल के पानी से। जी जी। एसजेवीएनएल जो हिमाचल के पानी से 67,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। हमारा बजट जो आरडीजी कम होने के बाद 58,000 से 54,000 करोड़ रुपया हो गया। तो अगर आपने आरडीजी नहीं देनी तो हमारे पानी पर फ्री रॉयल्टी दो। हम इकोलॉजिकल सर्विसेज के रूप में नॉर्थ इंडिया को, पूरे देश को 90,000 करोड़ रुपए की इकोलॉजिकल सर्विसेज देते हैं। वाटर वॉल ऑफ नॉर्थ इंडिया हम है, लंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया हम है। पर हमें हमारा जब अधिकार काट दिया जाएगा तो दुख हमेशा होता है। 10,000 करोड़ कटना किसी प्रदेश सरकार के लिए बहुत आर्थिक तंगी का कारण होता है, लेकिन हम फिर भी अपने पैरों पर खड़े हुए। आज सबकी सैलरी टाइम पर मिल रही है, सबकी पेंशन टाइम पर मिल रही है। हाँ, कुछ एक कारपोरेशन है जैसे ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, उसी का हल्ला होता है। कभी कारपोरेशन से अलग होती है, डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं, बोर्ड कारपोरेशन अलग है, वो अगर कमाएंगे तो उसके अलावा होगा। हमारे डिपार्टमेंटों में तो कभी सैलरी बंद हुई नहीं। पर देश के प्रधानमंत्री जी भी वहाँ से बोलते हैं कि वहाँ तो पैसे देने के लिए सरकारी के सैलरी पैसे नहीं है। अपने आप तो आप पैसे काट रहे हैं सरकारी। अगर पैसे हमारी आरडीजी नहीं कटती तो हमारे पानी पर 50% रॉयल्टी दो, जब थर्मल वालों को देते हैं। पर फिर भी उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारी सैलरी और पेंशन सरकारी कर्मचारी अधिकारी को समय पर मिल रही है। सिर्फ एचआरटीसी है, वो कारपोरेशन है,
उनको हम ग्रांट देते हैं। हम जब ग्रांट कम कर देते हैं तो उनकी आधी सैलरी जाती है, क्योंकि उनकी हमने कहा कि अपने पैरों पर खड़ा होइए। जी जी ये है। सर, एक बिल्कुल लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि बहुत सारे यूथ आपको इस समय देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यूथ तो एक ऐसी ताकत है जो सब चीज़ों को समझती है, गलत को गलत समझती है, अच्छे को अच्छा समझती है। जब उन्होंने देखा कि पेपर लीक हो रहे हैं और उसमें उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई तो सही किया। त्यागपत्र पहले ही हो जाना चाहिए था। फिर जब इतने ज़्यादा यूथ बिना पार्टी के इकट्ठे हो गए तो उन्होंने, उनके मन में एक बुखार था कि सुनता ही कोई नहीं है। ये देश का लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी ताकत है कि युवा वर्ग भी उठकर अपने मांगों के समर्थन में कहीं भी धरने पर बैठ जाता है, और अच्छी बात है। तो ये ठीक है, यूथ आजकल सब सुविधाओं से आगे बढ़ रहा है। जब सुविधाएं मिली है तो उनकी सोच भी बदली है, और जब सोच बदलती है तो उनमें नेचुरली गलत को गलत बोलने की हिम्मत भी आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस पॉडकास्ट के लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार।